सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट का मतलब समझ रहे हैं ना कि उसका कोई बदल नहीं है। यानी आपको मेहनत करना है, नंबर वन। नंबर टू, अपना कैरेक्टर बुलंद करना है। यानी आप अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ, लोगों के साथ या रास्ते में कैसे आप बिहेव करती हैं वो मैटर करता है। अब जैसे पेरेंट के साथ देखिए, पेरेंट्स से उनकी खुशी आपकी खुशी में है, तो आपको कोशिश है कि वो हमेशा खुश रहें आपकी निस्बत से। तो वो खुश तभी होंगे कि जब यू आर वेरी गुड एट स्टडी। अगर आप पढ़ाई अच्छी करेंगे तो वो भी खुश होंगे। इसी तरह आपके नेबरहुड में, आपके रिलेशंस में, आपके अंकल हैं, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड पेरेंट्स है, इन सबको रिस्पेक्ट करना है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये एजुकेशन का हिस्सा है। एजुकेशन एक तो है कि हम तालीम हासिल कर रहे हैं, स्कूल में सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे, कर जाएंगे, लेकिन फिर भी आप बुलंदी पे नहीं पहुंच सकते अनलेस एंड अनटिल आपका कैरेक्टर अच्छा है। तो ये सेकंड फैक्टर जो मैं कहना चाहता हूँ, ये ज्यादा एम्फेसाइज करके कह रहा हूँ। इज्जत आपको तभी मिलेगी जब आप अपने समाज में भी बुलंदी हैं। तो जितना इंपॉर्टेंट समाज में अखलाक आपका बुलंद होगा, उतना ही तालीम में आगे है। तब आप बैलेंस पर्सनालिटी करके पहुंचना है आपको। तो पता नहीं कुछ होना था मेरे को, तो मैं बहुत कमजोर था। तो मैं 9th में था, एक स्टोरी मैं बता रहा हूँ। मैं क्लास 9th में था, तो इंग्लिश में मुझे 50 में 2 नंबर मिले। तो मैं घर में आया, मेरे पेरेंट्स बहुत मायूस थे, बहुत नाखुश थे। लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि जब थोड़ा सा अफसोस होता है तो डांट डपट दिया जाता है। अब ज्यादा कम ज्यादा हो गए तो फिर वो बयान नहीं कर पाए। तो रात में वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, मेरी बात सुने। तो हमारे मतलब हमारे वालिदैन पेरेंट्स जो है आपस में बात कर रहे थे कि देखिए उनकी सोच देखिए। कहते देखिए अंग्रेजी में इतना कमजोर है कि 50 में 2 नंबर लाया है, और अगर आगे बगैर अंग्रेजी के तरक्की कर ही नहीं सकता था। यानी उस जमाने में उनको अंग्रेजी की अहमियत मालूम थी कि अगर ये अंग्रेजी एज ए सब्जेक्ट, पूरी तालीम तो हमारी हिंदी मीडियम में ही हो रही है, लेकिन इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट की उसको इतना इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं कि अगर ये इंग्लिश ही नहीं पढ़ेगा तो ये लड़का कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो ये वो ये सोच रहे थे कि इसका इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इसका छुड़वा दिया जाए। अच्छा देखिए, ये मैं सुन रहा था, मैं छोटा था लेकिन मैं उनकी बातें सुन रहा था कि देखिए मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को तकलीफ हो रही है। और उसी दिन मैंने ये डिसाइड किया कि चाहे मेरे कुछ भी हो जाए, अब इंग्लिश में मुझे टॉप ही करना है। यकीन जानो कि क्लास 9th के बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा। और आज मैं कह रहा हूँ, अभी वहां भी कह रहा था कि अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ना मेरे जैसा अंग्रेज बोल सकता है, ना अंग्रेज मेरे से लिख सकता है। मैं वाइडली ट्रेवल्ड पर्सन हूँ, मैं लंदन, अमेरिका हर जगह हो चुका हूँ, बहुत घूमा हुआ हूँ। और हर जगह अंग्रेज अपने दांत तले उंगली दबाते थे, यही बोलते थे कि अरे आपके इंग्लिश के एसेंट भी बहुत अच्छा है, आप बोल भी बहुत अच्छा रहे हैं, आप बहुत अच्छा लिख भी सकते हैं। मैंने यहाँ तक बोला कि कैन आई गेट अ सुटेबल जॉब ओवर हियर, तो मेरे को यही जवाब देते थे, फॉरगेट अबाउट जॉब, टुमारो मॉर्निंग यू कैन जॉइन अस, यानी कल सुबह ही आप ज्वाइन कर। तो जब ऊपर वाला भी जब बुलंदी पे देता है तो आपको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मेहनत करना। तो मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मुझे अंग्रेजी में टॉप करना है। टॉप की मतलब टॉप ही किया, यानी क्योंकि बोर्ड पे भी होते नंबर किसी को नहीं आए। तो खैर कई इंस्टेंसेस हैं जिसमें 100% भी मैंने नंबर लिया है, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था। तो ये तो चलो सिविल सर्विसेज अपनी जगह है, बाकी कंपटीशन भी मैं देता था और लोगों को मैं कह देता था। मैंने कहा देखिए भाई, आपका हो या ना हो, मेरा जरूर होगा। ये मैं कोई घमंड से नहीं कहता था, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था, मुझे पूरा पैटर्न मालूम था कि एग्जाम कैसे होना है, कैसे देना है, क्या करना है। इतना सिंपल, इतना सिंपल। जो आप पढ़ रहे हैं, रेगुलर स्टडी पढ़ रहा है, सिलेबस आपके सामने है। सिलेबस में जहाँ भी पढ़ता था सिलेबस से एक लगा देता था, फिर उस सिलेबस को जितनी टेक्स्ट बुक में जो स्कूल में पढ़ाई वो पढ़ लेता था। उसके बाद जो इम्तिहान में जो पैटर्न आते हैं, जिसको बोलते हैं सैंपल पेपर, सैंपल पेपर खूब करता था। तो सैंपल पेपर पढ़ने से मुझको आइडिया होता था कि यार हर साल ये किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके बाद जब बिल्कुल इम्तिहान के पास ही पहुंच गया तो मैं मॉक पेपर करता था। मॉक पेपर समझ रहे हैं, यानी बिल्कुल एग्जाम की कंडीशंस को सिमुलेट करना होता था कि घड़ी यहाँ पे रख लेता था, पेपर यहाँ रखता था। जैसे एग्जाम में ना कि 3 घंटे का पेपर है, तो मैं घड़ी रख लेता था और ये पेपर करता था। तो जब पहला पेपर देता था तो मुश्किल से 30% नंबर आया, दूसरा किया तो 40%, जब 10 मॉक पेपर करता था तो 100% आता था। तो वो लेवल की प्रिपरेशन इतना कॉन्फिडेंस देता था कि अगर 100 नहीं तो 90% आना ही आना है। तब तो ये कह देता था, मैं लोगों को चैलेंज दे देता था, आप जो सवाल जहां से जैसे भी पूछना हो पूछ लो। डिक्शनरी नहीं पढ़ता तो मैं लोगों को डिक्शनरी दे देता था, पूछ लो, मीनिंग पूछ लो कहीं से। तो वो कॉन्फिडेंस जो मेरे साथ है, आप लोगों के साथ भी हो सकता है। आप जैसा ही था, तभी तो मैंने बोला शुरुआत से कि मैं तो टाट पट्टी में पढ़ रहा था। तो अगर आपको बनना है, समाज में भी ऊंचा नाम शोहरत कमाना है,
और इल्म में इजाफा करना है, बड़ा बड़ा ऑफिसर बनना है या बिजनेस करना है, तमाम ऑप्शंस ओपन है। नोबडी कैन स्टॉप यू, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। आप जो भी बुलंदी में चाहेंगे वो पहुंच जाएंगे। एक ग्रीक फिलोसोफर था, उसने ये बात कही थी कि अगर आप अपने मंजिल अगर आपको क्लियर है तो उसके लिए जो कायनात की जितनी ताकतें हैं वो भी आपका साथ देंगी उस मंजिल को पहुंचाने के लिए। Yes, sir. आप तो अपना कदम उठाएं, जैसे ही आप कदम उठाएंगे कारवां बनता चला जाएगा, आप बिल्कुल मंजिल बड़ा आसान होता चला जाएगा। मैं तो वक्त थोड़ा काम है, किसी दिन बिल्कुल प्लान्ड होके आऊंगा, तब फिर बातें करेंगे, बहुत तफसील में बात करेंगे। कोई भी डाउट हो कभी भी किसी भी वक्त पूछ सकता है। तो नेक्स्ट टाइम आऊंगा मैं, ऐसे बात नहीं। आप कैसे बन गए थे आगे से? अरे तो लंबी तवील कहानी है, बताया गया हुआ तो वही सेल्फ मोटिवेटेड था। सेल्फ मोटिवेटेड, अगर आप सोचें कि कोचिंग वाला, स्कूल वाला या इधर उधर, ऐसा कुछ नहीं। अगर इंसान के अंदर सेल्फ मोटिवेशन आ गया तो कुछ भी बन सकता है। तो हर किसी के लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। जैसे जितने बड़े बड़े नाम हैं, टाटा, बिरला या जितने भी बड़े बड़े और ये ऑफिसर्स वगैरह हैं, तो मुझे बहुत चांस मिला उन लोगों की बात सुनने का। तो उनके लाइफ में कहीं ना कोई टर्निंग पॉइंट आता है। तो मैंने तो सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट बताया ना कि देखिए, मैं इंग्लिश में देखा, मैंने उसको एज ए ले लिया, प्रण कर लिया, तो मैं इंग्लिश में टॉप कर गया। इसी तरह कुछ पर्सनालिटीज थी, कुछ शख्सियत थी। जैसे स्पोर्ट्स के फील्ड में भी किसी को मॉडल बना सकते हैं, इसी तरह एजुकेशन फील्ड में भी तमाम मॉडल। आपका आइडियल तो होना चाहिए, कोई मॉडल तो होना चाहिए ना कि ये मेरा आइडियल है। जब ये बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। भाई उसके भी तो दो हाथ, दो आंख, दो पैर, यही Yes, तो है, sir. इससे ज्यादा तो नहीं है। तो कोई पैदाइश से ब्रिलियंट नहीं होता है, ये सब कहने की बात है। हर बच्चे का जब चाइल्ड होता है, ये तो रिसर्च की बात है, कभी बोर्ड वगैरह में बताऊंगा कि जितना उसका माइंड डेवलप होना था ना, वो चाइल्ड में ही डेवलप हो जाता है। इसको न्यूरो बोलता है, न्यूरो सेल्स, जो दिमाग होता है ना, न्यूरो सेल्स। तो न्यूरो सेल्स बच्चे में ही बनता है, बचपन में, और सबका एक जैसा होता है। आप उसको आप कैसे कंडीशंस करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं तो बताऊंगा सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन, खुद से आपको अपने आप को चैलेंज करना है और कोई ना कोई आइडियल रख लेने का। जब आप अपने को चैलेंज करेंगी ना तो आपका आराम से बढ़ता चला जाएगा, बड़े आराम से बढ़ता जाएगा और तरक्की करे जाएगा। आज तो थोड़ा टाइम लिमिटेड है, अभी मुझे को इलाहाबाद जाना है, फिर कभी भी इन लोगों से पढ़ना कैसे है, बना के। हाँ, पढ़ना कैसे है, एग्जाम है ना यूपी बोर्ड 3 महीने। पढ़ने का तो मैंने बता दिया, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है हार्ड वर्क का। ये एक लड़का था, मेरे दोस्त का लड़का था, तो वो आया, वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, तो वो आया कुछ देने के लिए एग्जाम्स वगैरह। फिर वो आया, क्या है आप देखते हो टाइप है, सब मैंने बी सब मार्क कर लिया और उसका नंबर भी आ गया। तो अब जब नंबर बहुत अच्छा आ गया तो वो सोचा कि यार जब अभी इतने नंबर आए तो नेक्स्ट ईयर और अच्छा नंबर आएगा। तो मैंने उसको अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा कि दाखिला दिलाना है तो अभी दिला दो, नहीं तो नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं पास कर पाएगा। तो मतलब कि सेकंड टाइम लक स्ट्राइक नहीं करती। तो पहली बात तो ये ऑप्शन, ये जो बोलते हैं ना तुक्का लगाना, चांस लगाना, ये चीज काम नहीं आएगी ना, कभी भी काम नहीं आएगी। तो यू हैव टू कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी। नंबर 2, मतलब ये चांस आप नहीं ले सकते कि बी, ये तो सब सुपरस्टिशंस है, अंधविश्वास है जो। अच्छा, पहले ये होता था पढ़ाई में, जैसे 8 में से 5 पूछे जाते थे तो आप सिलेबस भी स्टफ करके 5 कंपलसरी तैयार कर सकते हैं। अब तो ऐसा है नहीं, अब तो आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है, टोटल सिलेबस ऐसा पढ़ना ही पढ़ना है, आप स्किप नहीं कर सकता। उसी में है कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप आएगा, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप आएंगे। तो आप तो दूसरा बात ये मेरा कहना है कि सिलेबस का कोई पोर्शन आप स्किप नहीं कर सकता। नंबर 3, आपको वही मैंने बोला कि जो भी सिलेबस है उसका सैंपल पेपर और मार्क पेपर बिल्कुल एग्जाम की कंडीशंस को सिमुलेट करके पढ़ना है और मेहनत करनी है। बी प्लेफुल ऑल्सो। हेल्थ के बारे में मैं नहीं बोल पाया, हेल्थ इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर हेल्थ ही नहीं है, अगर बीमारी का, तो फिर क्या कर लेगा। तो सेहत, चाहे आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर सके तो कम से कम वॉकिंग कर ले। तो क्या यहाँ देहात का माहौल है, आपको हवा अच्छी है तो एक्सरसाइज बाय डिफॉल्ट होता रहता है। लेकिन शहर में ये भी कि अगर लाइट ना ऑन करें तो कमरे के अंदर नहीं घुस सकता, कम से कम यहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन है मतलब। बट एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा कुछ अपने, मैं तो व्हाट आई यूज्ड टू डू सिंपल में है, मेरे पास 24 आवर्स है तो मुझसे शेड्यूल बना लिया करता था, टाइम टेबल जिसको बोलते हैं। जैसे आप यहाँ टाइम टेबल बना लेते हैं, वहाँ का टाइम टेबल होता है कि इतने घंटा मेरे को सोना है, इतना घंटा मेरे को अपने
फ्रेश होने में इतना टाइम लगेगा, फारिग होने में इतना टाइम लगेगा, हर चीज़ का है। फिर मेरे को इतना टाइम बचा कि इतने घंटे मुझको पढ़ना ही पढ़ना है। अब उस घंटे को भी डिवाइड करना है कि सारे सब्जेक्ट्स में स्कैटर करना है कि इस सब्जेक्ट के इतने मिनट उस तरह बांटना है। कभी भी इतना टाइट टाइम टेबल ना बनाए कि आप 2 दिन तो फॉलो करेगा, तीसरे दिन नहीं फॉलो करेगा। तो बिल्कुल लिबरल और रिलैक्स होकर उसको बनाना है कि मान लो अगर एक आध दिन स्किप भी करेगा तो कम से कम सैटरडे या संडे को कंप्लीट कर सकता है। अगर ज्यादा डोज लेगा तो वो नुकसान करेगा, थोड़ा लेकिन क्वालिटी एजुकेशन में। तो मेरे साथ पढ़ते थे मोहल्ले में लोग, उस वक्त तो बिजली थी नहीं, तो सब लोग चिराग या लालटेन वगैरह में पढ़ते थे। तो पढ़ता था उतना ही जितना समझ में आ रहा है। अगर नींद आई तो सो गए, तो लेकिन बगल वाले वही पढ़ता था रजाई में जाड़े के दिन में, तो अक्सर बेशतर वो लालटेन पलट जाती थी, आग लग जाती थी, तब अचानक वो लोग उठते थे सो के, पता चला ये तो सो रहा था, नहीं तो आग लग गई। तो ऐसी भी पढ़ाई किसी को इम्प्रेस करने के लिए मत पढ़िए यार मेरे पेरेंट्स खुश होंगे, मेरा समाज खुश होगा, देखो ये पढ़ने वाला लड़का है लड़की है। ऐसा कुछ नहीं, आपको अपने को ही चैलेंज करना है। आप उतना पढ़ो तो बिल्कुल फ्रेश माइंड से, दिमाग द बेस्ट पीरियड इज मॉर्निंग आवर्स। वो क्या है, अभी पैटर्न बदल रहा है, मोबाइल में लगा हुआ है, पेरेंट्स भी 12 बजे 1 बजे तक जाग रहे हैं, तो डेली मॉर्निंग देर उठता है। बेस्ट पीरियड फॉर मेमोराइजेशन इज अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग सबसे अच्छा पीरियड है याद करने के लिए, और शाम को हमेशा मैथ्स की प्रैक्टिस यानी लिखने वाला काम करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली मैथ तो ज़्यादा टाइम मतलब, तो मैथ थोड़ा, इंग्लिश सबसे आसान इंग्लिश है, इंग्लिश सबसे आसान चीज होती है, बिल्कुल सिंपल घिसे पिटे रूल्स हैं। उस रूल को चाहे वो नरेशन हो, चाहे एक्टिव पैसिव हो, चाहे कुछ भी हो, उसके बाद तो आपको केवल वोकेबलरी ही बढ़ानी है। जितना ज्यादा वोकेबलरी बढ़ जाएगी उतनी सच्ची हो जाएगी, लेकिन नियम तो नहीं बदलेंगे। एक जमाने से वही नियम है, वही नियम रहेंगे। नरेशन को चेंज करना हो, या मैं बोला एक्टिव पैसिव या ट्रांजिटिव वर्ड हो, इंट्रांजिटिव वर्ड है, तो ये नियम नहीं बदलेंगे, ये सिर्फ वही रहने हैं। बस ओनली थिंग यू हैव टू इंप्रूव योर वोकेबलरी। वोकेबलरी कैसे इंप्रूव हो, मैं यहाँ देखता हूँ सब लोग हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ता है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़े। अगर इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इंप्रूव करना है तो द हिंदी न्यूज़पेपर, हाँ इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो अब जैसे हम घर पे में रहते थे, बहुत पहले की बात है, तो वहाँ तो पेपर सोच ही नहीं सकते, तो कोई भी पेपर नहीं आता था। तो एक साल में हमको बताया कि पोस्ट ऑफिस से आप न्यूज़पेपर मंगवा सकते हैं। तो इलाहाबाद से एक न्यूज़पेपर निकलता था, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका, इंग्लिश में, डेली पोस्ट मैं लेके आता, तो डेली आता, तो उसकी न्यूज चाहे ओल्ड हो लेकिन इंग्लिश तो सेम रहेगी। तो जब उसका एडिटोरियल पढ़ता था, तो जो नए नए वर्ड्स आते थे उसको वर्ड्स का एक डायरी बना के उसको लिखते थे। तो अपने आप न्यूज़पेपर बेस्ट मीडियम है इंग्लिश इंप्रूव करे आप करने का। मैथमेटिक्स चैलेंजेस देती है। किस क्लास है ये? 11th? यस सर। अब तो आप देख लिया होगा, जैसे 7th क्लास में कांग्रुएंट है, ट्रायंगल्स का जाना कांग्रुएंट्स वगैरह है या सर्कल वगैरह है, तो इसकी सब्जेक्ट बहुत चैलेंजिंग है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये तो नहीं आएगा आपको। पूरा ट्रांसवर्सल वगैरह ना, जो पैरेलल लाइन है ऐसे खींच दिया, तो ये सब नियम, अल्टरनेट एंगल्स बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल्स वगैरह, तो ये तब तक नहीं आएंगे जब तक आप इस कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो मैथमेटिक्स तो पढ़ना जरूरी थी। तो केवल दूसरा सोल्यूशन मैं बता दूं पढ़ने के तरीके का। जैसे एक किताब है, यहाँ हमेशा किसी भी चीज को 2 किताब से पढ़ना चाहिए। आप अभी एक किताब से पढ़ेगा, ऑलवेज ये जो पढ़ने वाले कॉम्पिटिटिव माइंड्स होते हैं ना, हमेशा कम से कम 2 किताब से पढ़ता है कि जो चीज उसमें नहीं है उसमें मिल जाएगा। तो आपको कॉम्पिटिटिव एज जो है उसके ऊपर जो है ज्यादा बेहतर होता है। हमेशा किसी भी सब्जेक्ट को 2 चीज, इनफैक्ट मैं तो हमेशा 2 से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ता था, क्योंकि एक को कायदे से पढ़ लेता था, दूसरे न्यूज़पेपर में जो चेंजेस आए केवल वही पढ़ने का है। साइंस पे आता हूँ, तो मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस को साइंस का है बिल्कुल आपको डे टू डे अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो जो साइंस पढ़ रहा है इसमें मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत से सिंपल है, जैसे ग्लास है, ग्लास में पानी भरा है, आप पेंसिल डालेगा तो पेंसिल आपको टूटी नजर आ रही है या मोटी नजर आ रही है। ऐसा क्यों होता है? ये तो डेली ऑब्जर्वेशन की बात है। ऐसा क्यों? जब आप क्यों पे पहुंच जाएगा तब बड़ी सी खोज हो जाएगी। हाँ, क्या रिफ्लेक्शन क्या रिफ्रैक्शन है ये सब समझ में आ जाएगा। तो मैं एक मिसाल दिया, देखिए आपका पहले न्यूटन था, पहले भी सेब गिरता था, लेकिन वो सेब गिरना न्यूटन ने क्यों लगा दिया ना कि व्हाई इट हैपेंस, सो व्हाट इज द रीजन। जब आप रीजन आउट करने में पहुंच जाएंगे तो साइंस का बहुत बड़ा बड़ा डिमेंशन हो जाता है। बहुत सी चीजें, बहुत मिसालें मैं दे सकता हूँ। जैसे चिड़िया उड़ती है, हाउ इट फ्लाइज, उसकी विंग्स है, पैर है, तो चिड़िया को ही देख के इंसान ने एरोप्लेन बना दिया। तो इसी तरह बहुत सी चीजें, जैसे चमगादड़ है, वो
बाग वगैरह में जाल लगा देता है ना, तो साउंड वेव्स भेजता है, उस लटक के आती है, रिफ्लेक्ट होके आती है, तो आप डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं एग्जैक्ट बता सकते बताना, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि बैट को ऑब्जर्वेशन करके रडार बन गए। रडार यही होगा ना, रेडियो वेव भेजा ऊपर से आ गए तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि आसमान में क्या और कितना वॉरफेयर है, सब चल रहा है। सिर्फ बात बिल्कुल लेटेस्ट बता रहा है, जैसे चंद्रयान अभी आप देखो, आदित्य-1 नील-1 बोला, सब देखा। अब ये सब चीज बड़े ऑब्जर्वेशन की बात है। अब जैसे मिसाल के तौर पे स्पेस किसे कहते हैं, ये गया ना कि स्पेस लॉन्च से भेजा गया, स्पेस किसे कहते हैं यही नहीं मालूम लोगों को। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, कोई आया हूँ तो थोड़ा बता के जाऊँ। अब जैसे कोई चीज आपने छोड़ा, वो नीचे गिर जाएगी, तो अर्थ की ग्रेविटी काम कर रही है ना। यस सर। अगर कोई चीज इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाए कि जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी काम ना करे, दैट इज स्पेस, तो यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर पे है, 100 किलोमीटर पे है। तो अब किस रफ्तार से छोड़ा जाए कि वो इसकी ग्रेविटी को क्रॉस कर जाए, तो इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। 11.2 किलोमीटर जो भी है, और मैं तो बचपन की बात है, इस स्पीड से जाएगा। अब देखिए, अच्छा मार्कर नहीं है ना, लुकिंग फॉर मार्कर मतलब बार ऐसे तो सब्जेक्ट पकड़ लेता हूँ। जैसे चंद्रयान 3 का ही देखिए हमें ये पूछ रहा है, ये अर्थ है, हाँ, अब इससे पहले एक छोटा सा मून है, और ये मून इधर उधर इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, हाँ। अब अर्थ से यहाँ की दूरी कितना है? 17 करोड़। इसकी दूरी जो है, अब यही चीज सोचने वाली बात है, मस्तिष्क के रिलेट किया है। 3.84 लाख किलोमीटर, अब अंदाजा लगाइए कि 1 किलोमीटर से ज्यादा गंतव्य है, और यहाँ 3.84 लाख किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है। अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच सकता है? ऊपर तो ऑक्सीजन भी नहीं है, कैसे फ्यूल चलेगा, रॉकेट कैसे पहुंचेगा? तो रॉकेट में तो कितने स्टेजेस होते हैं, शुरू में कौन सा ईंधन यूज करता है फ्यूल, बीच में कौन सा यूज करता है, आखिर में कौन यूज करेगा? क्योंकि जब रॉकेट जाता है तो ये कट के गिरते रहते हैं ना, तो जो ऊपर है वही जाके बाहर जाता है, तो इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में पेलोड। तो यहाँ पे पेलोड क्या था? चंद्रयान था, हाँ, यहाँ पे। तो अब यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा? तो अब यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए भी जब श्रीहरिकोटा से, मान लीजिए इंडिया है, यहाँ से छोड़ा गया, तो जहाज ऐसे गया, हाँ, पहले तो अर्थ का ही ऑर्बिट लगाया गया। अब अर्थ का ऑर्बिट लगाते लगाते कहीं ना कहीं तो इसके ऑर्बिट में जाना है ना, तो ये ऑर्बिट तेजी से लगाना पड़ेगा। तो जब इसको ऑर्बिट लगाया गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो इसके अंदर ही तो ताकत है, तो कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन रखता है ईंधन। अब जब यहाँ पहुंच गया, तो इसको घुमाता गया, फिर तो बिल्कुल स्लो कर दिया, स्लो करके फिर ये गिराया। क्या गिराया? चंद्रयान। और चंद्रयान कंप्राइजेस ऑफ 2 थिंग्स, 2 चीजें हैं। एक तो है लैंडर, हाँ, जो लैंड करे, और एक है रोवर जो मूव करे। तो लैंडर का नाम क्या है? और रोवर है, हाँ, विक्रांत। विक्रांत किसे नहीं बोला, हाँ? तो विक्रांत लैंडर है, और रोवर जो वहां से निकल के जो चला। तो ये तो मैं छोटा सा बताया ये। तो इसमें भी कुछ इंस्ट्रूमेंट है और कुछ इसमें भी इंस्ट्रूमेंट है, और वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या खोज करता है? चांद के सतह, सरफेस में क्या एलिमेंट्स है, क्या कॉन्स्टिट्यूट है, आयरन है, नाइट्रोजन है, क्या है, ये सब खोज करता है। फिर उस वहाँ के सेस्मियोलॉजी, यानी जो अर्थक्वेक वगैरह वहाँ के चांसेस है, ये सब पता करता है। एटमॉस्फेयर की बिल्कुल थिन लेयर है, उसको पता करता है। ग्रेविटी कॉन्सेप्ट, ये सब ऑब्जर्वेशन ये करता है, पानी है या नहीं है। तो इसमें 2 या 5-6 इंस्ट्रूमेंट है टोटल। अब इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करने का टाइम नहीं है। दूसरा अब आया, अब आते हैं, देखिए अर्थ है, ये मून है, इसके बाद देखिए सन है, हाँ, ये मान लो ये सन है। अब ये सब के सब घूम रहा है टोटल, यही नहीं और भी प्लैनेट्स हैं। लेकिन मेरा ये पूछने का है कि यहाँ से यहाँ सन की दूरी कितनी है? 13 करोड़। 150 लाख। 150 लाख किलोमीटर, 150 लाख किलोमीटर। आप अंदाजा लगा सकता है कि यहाँ से सन, हाँ, बहुत दूर है। तो
अभी जो आदित्य भेजा है, अगर सन की कोई चीज छोड़ेगा तो सन को सब जला देगा, भस्म कर देगा, उसको तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो पानी उबल जाता है। अब इतनी डिग्री सेंटीग्रेड को 0 ही करते जाए तो मतलब उसकी इतना जबरदस्त ये भट्टी है, फर्नेस है, उसी की वजह से यहाँ हीट भी आ रही है और लाइट भी आ रही है। इतना बड़ा चिराग जो है ऊपर वाले ने वहां रख दिया है, उसकी वजह से सारे जीवन का सोर्स सन ही है। अगर सन खत्म तो सब खत्म। हाँ, तो ऐसा वहां बना दिया। अब इतनी दूरी है तो रुक नहीं जा सकता, तो जो आदित्य छोड़ा गया है कहाँ से बिठाया गया है? आदित्य कितनी दूरी जाएगा और वो जगह कौन सी है उसको बोलता है। तो एक लफ्ज बोला गया लैग्रेंज 1। आदित्य L1 है ना? यस सर। L1 सूर्ययान, यस सर। आदित्य लैग्रेंज 1। तो यहाँ से जब देखेगा तो अर्थ की ग्रेविटी जहां तक काम करती है, फिर इधर से देखा गया कि सूरज की ग्रेविटी कहां तक काम कर रही है, तो बीच की जगह यानी यहाँ और यहाँ से बिल्कुल बराबर हो गया, तो इसको यहाँ बिठाया गया कि ना ये इधर गिर सकता है ना इधर गिर सकता है, तो अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा। तो इस तरह के पूरे 5 पॉइंट है, L1 L2 L3 L4 L5। तो L1 पे तो ये एक साइंटिस्ट है लैग्रेंज, उसने बोला कि यहाँ पे भेज दिया जाए। तो अब यहाँ से तो ये काफी दूरी पहुंच गया। कितनी दूरी गया? 150 किलोमीटर का केवल 1% मींस केवल 15 लाख किलोमीटर। 15 नहीं, 15 लाख किलोमीटर। ये दूरी भी 15 लाख किलोमीटर है, यानी ये तो केवल 4 लाख किलोमीटर 3.8 बताया। यस सर। ये 15 लाख किलोमीटर में भेजा गया। अब वहां ये बैठ के इसकी तापीस को नापे, कितना हीट है, कितना टेम्परेचर है, इसके अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये जो है ये कोई कहानी तो है नहीं, मिरेकल जो हैपनिंग जो हो रहा है, अभी हो रहा है, हमने अपने आंखों के सामने किया ये बात। तो मैं साइंस पढ़ाने नहीं आया, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरे आंखों के सामने क्या दिखता है? चांद दिखता है, सूरज दिखता है। सूरज एक सितारा है, यस सर। आपको दिख क्या रहा है? जमीन पे तो आप है ही, इसी तरह का और प्लैनेट है वो दिख जाएगा। टेलीस्कोप से नंगी आंखों से भी कुछ प्लैनेट देख सकते हैं। ये है और ये है, सूरज भी एक सितारा है। बाकी क्या दिखता है? ढेर सारे सितारे दिख रहे हैं। सूरज जितना एक सितारा है